मेरे सामने है क्या जी बताइए। कितने लोग किए हैं? चलिए एक बार चेक कर लीजिए कितने लोग का सही है। ठीक है, आपको दो साइड ट्राइलेशन दिया गया है ना, कनेक्टेड आप लिखा था कनेक्टेड क्वेश्चन आपका बॉडी विद द हेल्प ऑफ बोले यानी इंक्लाइंड सर्फेस। अगर इंक्लाइंड सर्फेस पे आपने जो बॉडी दी है दोनों की थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर ये थीटा 1 है इधर थीटा 2 है एंगल ठीक एक साइड थीटा 1 है दूसरे साइड पे कितना है आपका थीटा 2 है। इस केस में अगर दो ब्लॉक को आपने रखा है क्या रखा आपने ब्लॉक को रखा हुआ है आपने एमोन मास का लिया था दूसरे का आपने एमोन लिया था बेटा ठीक। अगर कोई भी क्या है ऑब्जेक्ट है कोई बॉडी है अगर किसी प्राइम सर्फेस पे रखा गया है उसका वेट एमजी हमेशा नीचे काम करता है। इधर का एमोन जी काम करेगा इधर का जो वेट काम करेगा वो एमओन जी होगा ठीक। आपको इसके कंपोनेंट बताए गए थे क्या बताए गए थे कंपोनेंट ठीक। देखो एमओन जी इधर से थीटा है ये क्या जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ठीक है। ये इस साइड से आपका एमजी से थीटा बनाएगा। अगर ये थीटा दिया है थीटा के साइड का कंपोनेंट जो होता है ऑलवेज cos थीटा होता है थीटा के अपोजिट वाला बेटा sin होता है। तो यहाँ से m1 जी है इसकी वैल्यू होगी m1 जी क्या cos थीटा 1 और इधर की तरफ कंपोनेंट बनेगा m1 जी sin थीटा क्या ये sin होता है ये अंदर वाला cos होगा। ऐसे इसको क्या करोगे अगर ये थीटा इधर भी ये एंगल आपका थीटा 2 बनेगा इधर आएगा m2 जी cos थीटा 2 इधर बनाएगा m2 जी sin थीटा 2 m2 जी sin थीटा 2। ये कंपोनेंट इस गोला को नीचे लाना चाहेगा ये कंपोनेंट गोला को अपनी तरफ नीचे लाना चाहेगा। अब कंडीशन क्या होता है कौन सा नीचे आएगा कौन सा ऊपर जाएगा ये डिपेंड करता है बेटा इनमें से m1 जी sin थीटा 1 और m2 जी sin थीटा 2 में किसकी वैल्यू ग्रेटर है क्योंकि सरफेस है स्मूथ है सरफेस कैसा है ये स्मूथ है इसका मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं फ्रिक्शन फैक्टर नहीं काम कर रहा है। तो दैट मीन्स जिधर वेट जितना कंपोनेंट क्या प्लेन के अराउंड वाला ज़्यादा होगा वो बॉडी नीचे आएगी जिधर वाला कम होगा वो वाली बॉडी क्या करेगी ऊपर जाएगी। तो कौन सी बॉडी नीचे आएगी कौन सी बॉडी ऊपर जाएगी वो डिपेंड करता है किस पे इसके प्लेन के अराउंड कौन सा कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है कौन सा कंपोनेंट कितना है उस पर डिपेंड करेगा। कि अगर मान लो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू T1 ले लिया 30 ले लिया तो स्ट्रिंग मास्टर से नाम का एक्सेसिबल होता है टेंशन हाथ नीचे देते पॉइंट पे क्या सेम स्ट्रिंग में सेम रहेगा। टेंशन की जो वैल्यू होगी पूरी स्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग लिया है धागा लिया रस्सी लिया उसमें अगर ये मास्टर सब नॉन स्ट्रेसफुल है तो टेंशन की वैल्यू का नीचे डिग्री पॉइंट पे क्या रहता है सेम रहता है। टेंशन की वैल्यू नीचे डिग्री पॉइंट पे क्या रहेगा सेम रहेगा ठीक है। अब कंडीशन क्या होता है कि अगर इसमें से हमने सपोज किया था m1 जी sin थीटा if m1 जी sin थीटा 1 की वैल्यू ग्रेटर है m2 जी क्या sin थीटा 2 कंसीडर किया एक पर्सपेक्टिव बन सकते बेटा। अगर दोनों की वैल्यू m1 जी sin थीटा 1 m2 जी sin थीटा 2 सेम हो गया तो ना तो बॉडी इधर की तरफ एक्सीलेट होगी ना तो इधर की तरफ एक्सीलेट होगी मतलब नेट एक्सीलेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर ये डायरेक्शन के बराबर हो जाए तो ठीक। दूसरा कहता है m1 जी sin थीटा 1 ग्रेटर है m2 जी sin थीटा 2 है तो जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो डाउनवर्ड आएगा और जिसकी वैल्यू कम होगी तो उसी एक्सीलरेशन से कहाँ जाएगा अपवर्ड जाएगा। लाइटर बॉडी बेटा डाउनवर्ड आएगी और हैवियर जो होगी सॉरी लाइटर बॉडी अपवर्ड जाएगी हैवियर बॉडी डाउनवर्ड है। बॉडी हैवियर और लाइटर का मतलब नेट फोर्स इस पर ज़्यादा होगा ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर थीटा पे भी डिपेंड करेगा केवल मास पर डिपेंड नहीं करेगा थीटा की वैल्यू पे भी क्या करेगा डिपेंड करेगा जिसके लिए थीटा की वैल्यू कम है जिसके लिए थीटा की वैल्यू क्या है ज़्यादा है। तो फैक्टर पे भी आपका डिपेंड करेगा बॉडी में मूवमेंट थीटा की तरफ होगा ठीक है। अगर हमने कहा चला कि m1 जी sin थीटा 1 की वैल्यू ग्रेटर है m2 जी sin थीटा 2 से ये वाला नीचे ये वाला ऊपर उल्टा इसी का अगर m2 जी sin थीटा 2 ग्रेटर देन m1 जी sin थीटा 1 हो जाए तो कौन वाली जाएगी नीचे sin थीटा वाली नीचे आएगी इधर वाला बेटा ऊपर जाएगा ठीक। अब इक्वेशन जब निकालेंगे तो उस केस में हम लोग कंसीडर करें m1 जी sin थीटा 1 ग्रेटर देन m2 जी sin थीटा 2 ठीक। ये वैल्यू हमारे ग्रेटर है बेटा ये वैल्यू हमारा क्या है स्मॉलर है तो जो ग्रेटर है वो डाउनवर्ड आएगा जो स्मॉलर है वो कहाँ जाएगा अपवर्ड जाएगा ठीक। तो कंडीशन उल्टा हो जाएगा जो ग्रेटर है वो
डाउनवर्ड आएगा जो क्या स्मॉलर है वो कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। ठीक, तो इक्वेशन में बनाएंगे हम लोग, इसके लिए रिलेशन आप इक्वेशन बनाओ तो बनेगा m1 t sin थीटा 1 माइनस t इक्वल टू m1 इंटू ये क्वेश्चन है बेटा। अगर आप ये पीछे आ रहे हैं तो इसका बाकी चीज़ हो गई, हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, पॉइंट है कनेक्टेड मोशन ऑफ बॉडी, कनेक्टेड मोशन ऑफ बॉडी, बॉडी बॉडी विद द हेल्प ऑफ पुली, विद किसके हेल्प ऑफ पुली। और पुली यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है, मासलेस लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पुली ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे आपका क्या है मूवमेंट आप स्टडी कर रहे हैं, तो सरफेस हमारा इंक्लाइंड है लेकिन स्मूथ है, ध्यान रखना। अभी इस यूनिट में और हम लोग हर चीज़ें जो रहेगी स्मूथ सरफेस ही कंसीडर करेंगे। अब देखो सेकंड कंडीशन, ये डाउनवर्ड आ रहा है तो ये वाला कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। अपवर्ड जाने के लिए क्या कंडीशन बनेगा, देखो टी अपवर्ड है माइनस कितना m2 g sin थीटा। इधर जाएगा उधर वाले फोर्स की वैल्यू हम लार्जर लेते हैं, इसके अपोजिट वाला क्या होगा स्मॉलर वाला। मतलब जिधर बॉडी मूव कर रही है तो उधर लगने वाला फोर्स ज़्यादा है, जिधर से क्या हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इस केस में इसका इधर से अपवर्ड मूवमेंट है, मतलब टी की वैल्यू लेटर होगा m2 sin थीटा से, और ये नीचे आ रहा है इसका मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है किससे, इसी से, क्योंकि नेट फोर्स जिधर लगता है उधर ही बॉडी मूव करती है। नेट फोर्स की वैल्यू जिधर लगेगा उधर ही बॉडी क्या करेगी, अपनी मूव करेगी। तो यहाँ पे हो गया कौन सी बॉडी मूव करेगी, दोनों को ऐड कर दो बेटा, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे टी माइनस में टी प्लस में, तो ये दोनों क्या होता है बेटा, बचा देखो m1 g sin थीटा 1, यहाँ m2 g sin थीटा 2, तो ये हो गया m1 t sin थीटा 1 माइनस m2 g sin थीटा 2 इक्वल टू m1 a इन दोनों कॉमन ये है, उसमें कॉमन ये है। ये हो गया m1 sin थीटा 1 माइनस m2 sin थीटा 2 इंटू t इक्वल टू m1 प्लस m2 t की वैल्यू फाइंड करेंगे m1 sin थीटा 1 माइनस m2 sin थीटा 2 इंटू t पाई क्या m1 प्लस m2, कितना तो मैंने बता दिया था। जी सर, बता दिया था बेटा, आपको दूसरा निकालना था इसके टेंशन की वैल्यू, क्या निकालना था इतना हमने पहले कल उसी ने बता दिया था लास्ट में। ठीक है, तो उस कंडीशन में टेंशन आपको फाइंड करना था, एक्सीलरेशन तो हो ही गया था। अगर वो टेंशन की वैल्यू आप निकालोगे तो इसी क्वेश्चन में आप इस ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ए की वैल्यू चाहे फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा तभी मिल जाएगा, सेकेंड में डालेंगे तो भी मिल जाएगा, रिजल्ट सेम रहेगा। किसी भी क्वेश्चन से बेटा हम लोग फाइंड करेंगे, रिजल्ट जो आएगा दोनों से क्या मिलेगा, सेम आएगा। ठीक है, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब देख लीजिए खाना फर्स्ट का लेते हैं, क्वेश्चन का फर्स्ट में की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, टी को इधर आएंगे प्लस और ये जाएगा माइनस, तो टी की वैल्यू आएगी m1 t sin थीटा 1 माइनस m1 इंटू टी, ये m1 इंटू टी के बराबर हो जाएगा। अब जो लोग नहीं थे आप पहले जो लोग आए हैं थोड़ी इसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बेसिक सारी चीज़ें इसमें हो गई। ठीक, तो परेशान नहीं हो जाए, 2-4 दिन में मैनेज हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, अब फर्स्ट डे आप कभी सीख पाओगे जब आप या तो उस लेवल से पढ़े हुए हैं, ठीक, तब तो मैनेज हो जाएंगे, तब दिक्कत नहीं होती। बट अगर उस लेवल से नहीं पढ़े हैं तो कोई 2-4 दिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देख लो 2-4 दिन हर सब्जेक्ट में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, तो आइए ठीक सीख जाएंगे। बाद में सब लोग ऐसे ही रहते जब आते हैं, जो पहले आ गया थोड़ा सीख गया, जो बाद में आ रहा है बाद में सीखेगा। चलिए, तो टी की वैल्यू m1 sin थीटा 1 माइनस m1 इंटू क्या हो गया बेटा, ए के बराबर हो गया। अब ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, ए की वैल्यू आएगी m1 g sin थीटा 1 माइनस m1 इंटू ए का वैल्यू होगा m1 sin थीटा 1 माइनस m2 sin थीटा 2 इंटू टी बाई क्या m1 प्लस क्या हो गया m2 के बराबर हो गया। ठीक, इस केस में क्या होगा देखो, डी की वैल्यू निकालोगे, एलसीएम क्या आएगा बेटा, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, क्योंकि इसमें कोई डिवाइडिंग फैक्टर था नहीं। ठीक है,
तो वही आपका जो सेकंड कंपोनेंट का है बेस वही आपका हो जाएगा टोटल एचसीएफ। तो m1 का सिर्फ एलसीएम हो गया। अब एक बार इसका मल्टीप्लाई में कर लीजिए m1 स्क्वायर जी साइन थीटा m1 स्क्वायर जी साइन थीटा 1 साइन थीटा 1 ठीक। अब m2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा m1 m2 जी साइन थीटा 1 साइन थीटा 1 अभी थीटा 1 ही है। अब देखो सेकंड कंपोनेंट इसको हमको ओपन करना है। माइनस है m1 जी साइन थीटा 1 तो आएगा माइनस m1 स्क्वायर साइन थीटा 1 ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा m1 m2 जी साइन थीटा 2 जी साइन थीटा 2 देखो ये कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है। जितना प्लस में है उतना ही क्या है माइनस में, तो आपका कैंसिल हो गया। तो बचा देखो m1 m2 जी साइन थीटा 1 और ये क्या प्लस m1 m2 जी साइन थीटा 2 ठीक। तो कंडीशन क्या हो रहा है m1 m2 जी यहाँ से कॉमन कॉमन हमको क्या कर लें m1 m2 m1 m2 जी आप क्या कर लिए कॉमन कर लिए m1 m2 जी क्या हो जाएगा बेटा कॉमन हो जाएगा। और जब हमको कॉमन करेंगे तो रिलेशन क्या बनेगा यहाँ से m1 m2 जी कोष्टक में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 बटे m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 हो गया टेंशन। तो सीधा आपको एक क्वेश्चन बेटा कि ए की वैल्यू निकाल लेना था टेंशन की वैल्यू क्या होगी। तो ये केस था बेटा जब दोनों साइड से इंक्लाइनेशन है तब के लिए सिंगल साइड में बता दिया था डबल साइड में बता दिया था ठीक है। एंगल डिफरेंट यहाँ लिया है। अब यहाँ पे सब आपको समझा दिया था बेटा 3 कंडीशन बन सकती है। एक तो मासेस दोनों साइड से सेम हो तब मूवमेंट एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर दोनों साइड से मास m1 m2 बराबर हो जाए तो कौन नीचे है कौन ऊपर जाएगा। मोबाइल आप रख के बैग में रख दीजिए मोबाइल आप रख के बैग में रख दीजिए। हाँ जी क्या करना था अरे ईमेल आई डी भरना था भर लिया भर लीजिएगा। अरे याद रखना चाहिए ईमेल आई डी क्या होती है आगे जो नाम डाले होंगे +@gmail.com हिंदुस्तान की 90% आई डी तो बनी हुई है कॉमन जो लिंगी है उसमें और कुछ आगे अपना जो भी आप ABCD भरे हों चलो देखो बेटा। तो टी की वैल्यू हो गई कितना यहाँ से आपने निकाल लिया ठीक। तो बोला 3 कंडीशन पॉसिबिलिटी बनती है अगर m1 m2 आपस में कैसे हैं सेम है तो बॉडी में मूवमेंट किधर होगा वो थीटा पे डिपेंड करेगा। जिधर का थीटा ज़्यादा उस साइड की बॉडी नीचे आएगी जिधर का थीटा कम उधर की बॉडी ऊपर जाएगी। दूसरा अगर थीटा 1 थीटा 2 इक्वल है तो मूवमेंट मास पे डिपेंड करेगा मास पे डिपेंड करेगा ठीक है कि जिधर का मास ज़्यादा वो डाउनवर्ड जिधर का मास कम वो अपवर्ड। और थर्ड कंडीशन अगर थीटा और m दोनों डिफरेंट है जैसा अभी एक्सप्लेन किया गया दोनों की वैल्यू डिफरेंट है तो कौन नीचे है कौन ऊपर जाएगा वो डिपेंड करेगा। जिसके लिए m साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी ये तो कॉमन है दोनों साइड में अरे भाई चीज़ जो इधर रहेगा वही इधर रहेगा तो जो कॉमन फैक्टर होता है वो रिजल्ट में अफेक्ट नहीं करता है। जैसे सभी लोग बैठे हैं सबको 100 रुपये दे दिए जाए कहते किसका पैसा ज़्यादा हो गया तो अरे भाई ऑलरेडी जिसका ज़्यादा रहा होगा उसका अभी भी ज़्यादा होगा जिसका कम रहा होगा अभी भी कम होगा। जैसे आप लोग क्या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देंगे ठीक मान लो नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो कोई लोग कहता है पेपर बहुत टफ आ गया बेटा टफ आता है ईजी आता है अरे टफ होगा सबके लिए होगा यार ईजी होगा सबके लिए होगा। अगर आपके लिए आसान पड़ोसी के लिए टफ थोड़ी होगा उसके लिए भी होगा। तो बेनिफिट जो होता है यहाँ पे ठीक है बेनिफिट लॉस दोनों सबके लिए इक्वल होता है ठीक। तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करता है ठीक है आपके रिजल्ट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। हाँ ये कभी कभी ऐसे लोगों को फ़ायदा हो जाता है जो आसान पढ़े थे आसान वाला आ गया तो जो इजी लेवल से मतलब लो लेवल से पढ़े थे और इजी आ गया तो भी मैनेज कर लेते हैं ठीक। लेकिन कंडीशन आपका होता है कि अगर आपका सबके लिए इजी है या सबके लिए टफ है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। जैसे बोर्ड का है बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हो पेपर इजी आ गया तो क्या है फ़ायदा है अरे भाई टफ आएगा परसेंटेज घट जाएंगे इजी आया तो क्या हुआ परसेंटेज आपके बढ़ गए सबको फ़ायदा मिल गया। लेकिन वहाँ पे हमारा इंडिविजुअल फ़ायदा हो रहा है ना अरे 75 पाए थे 85 पा गया ठीक है। लाइफ टाइम हमारा कितना % हो गया 85 पेपर बहुत टफ आ गया 15-60 पे पहुँच गया तो कंडीशन क्या हो गया वो हमेशा के लिए 60 रहेगा। लेकिन कंपटीशन में
90 आया, 95 आया, क्या 85 आया, 80 आया, 70 आया, मालूम नहीं है कौन सुपीरियर है, वैल्यू उस पर है। तो उस केस में जो सबसे अच्छा होगा वो क्या अंदर, नहीं तो बाकी बाहर। क्या जी, कितने लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं? एक के बाद कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है? थोड़ा बहुत उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, अब इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। चलिए, तो आप लोगों का थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, ठीक, कि एग्ज़ाम हम जब देते हैं तो क्या जो ज़्यादा बेहतर करता है उसकी प्रायोरिटी होती है। हमसे ज़्यादा कौन है, हम किससे ज़्यादा हैं, ये नहीं आप कितना पाएँ हम कितना पाएँ, वो वैल्यू नहीं है। कौन ज़्यादा पाया है वैल्यू उसका होता है कंपैरेटिव, इसीलिए हम लोग का क्या मेरिट बनती है। ठीक, चलो देखो बेटा, ये पहले थे, ये तो हो गया था हमारा क्या कनेक्टेड मोशन। अगर इंक्लाइनेशन दोनों साइड से है तो उस केस में क्या होगा, इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अगर हैंगिंग कंडीशन हो गई तो बेटा कल पलटिए, हैंगिंग ऐसे एक इंक्लाइन पे है, प्लेन पे है, प्लेन इंक्लाइन केसेस क्या क्या हुए? ये इधर वाला इंचा भी गया, नहीं। इधर लटकाया गया। हाँ, आगे आगे पढ़, इधर ये त्रिभुज दो एंगल। चलिए अगला कर लेंगे बेटा। बॉडी हम लोग में सम नहीं पूछेगा, नेट, टी नेट हम लोग में सब टी नेट नहीं पूछेगा, टी नेट नहीं पूछेगा। ये नेट कहाँ का नेट? यहाँ पर ये जो टी है वो हमारे सेंसिबल है, वही नेट होता है। जो टेंशन अगर स्ट्रिंग एक ही है, एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हैं, बीच एंड एक ही पॉइंट पे अगर स्ट्रिंग हम लोग मासलेस लेते हैं तो हर पॉइंट पर उसके टेंशन की वैल्यू सेम सेम रहेगी, कहीं भी आप कंसीडर करेंगे। जब आपका मैसेज क्या होगा, तो स्ट्रिंग होगी, तब उसका कंडीशन में पॉइंट टू पॉइंट टेंशन बदलता है। ठीक, पहले तो नीट वगैरह नहीं मेट में पूछा जाता, IT वाले खाली पूछते थे, लेकिन अब अपडेट हो गया तो यहाँ भी अब चांसेस हो गए पूछे जाने। ठीक, चलिए देखिए, स्ट्रिंग धागा जिससे आपने कनेक्ट किया है दोनों बॉडी को, अगर वो मासलेस है तो उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन खड़े होके बोला करेगा। क्या कह रहे हो? नहीं, ऐसा रिएक्टिव नहीं होता है, ये हाइपोथेटिकल है। ये हम लोग एज्यूम खाली करते, बहुत सारी चीज़ें जंक्शन में फिजिक्स पर डालते हैं आप, रियलिटी बहुत कुछ नहीं होता। कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस हो सकता है क्या? पढ़ते हैं, कभी पॉसिबल नहीं है। कुछ भी कितना लुब्रिकेशन कर लीजिए, कितना स्मूथनेस बना लीजिए, कभी पॉसिबल नहीं हो। खाली हम लोग किताबों में हो क्या पढ़ते हैं बस, वैसा हो नहीं सकता है। ठीक, आप मिनिमाइज कर सकते हो पर जीरो नहीं कर सकते। जैसे हम लोग ना कोई आइडियल नहीं हो सकता है, अप्रोच तो आइडियल हो जाते हैं बट आइडियल नहीं हो सकते। जैसे आप 50% से ज़्यादा क्या है, आपने बुराइयाँ हैं तो बुरे कह रहे हैं, 50% से ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं तो अच्छे कहलाएंगे। आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, आयनिक एंड कोवैलेंट, तो क्या बोलते हैं, अगर 50% से ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है तो आयनिक है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो गया तो कोवैलेंट हो गया। ठीक, तो वही कंडीशन आपके यहाँ पे आपको कोवैलेंट तो प्योरली भी मिल जाता है बट आयनिक कभी प्योरली नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा। नेक्स्ट कंडीशन आपका है कि अगर बॉडी लेकर एक नहीं कर रहे हैं तो दूसरा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं इसके। जब अभी टेक्शन पढ़ेंगे तो जब टेक्शन को रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। एक बॉडी वर्टिकली हैंग किया गया है, दूसरी बॉडी का हमारा कैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है। ठीक, अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, कंडीशन आपको दिया गया m2 ग्रेटर देन m1 है। कितने लोग कह रहे हैं ऐसे केस में अगर m1 की वैल्यू कम है, m2 की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक, तो बॉडी मूव करेंगे या नहीं मूव करेंगे? हाँ, अगर m1 बोलोगे m1 की वैल्यू लेस है, m2 की वैल्यू ग्रेटर है, मतलब ये वाली बॉडी अब दिखा भी बड़ा कर देते हैं। ये वाला बॉडी मैसिव है, हैवी है, ये वाली बॉडी रिस्पेक्ट में उसके लाइटर है, हल्की है, तो बोला जा रहा है क्या ये m1 इसे पुल कर पाएगा या नहीं? नहीं वाले हाथ उठाओ, नहीं कर पाएगा। नहीं वाले हाथ उठाओ, नहीं कर पाएगा। सरफेस पे स्मूथ, ठीक, नहीं कर पाएगा। करने वाले हाथ उठाओ, कर लेगा। 1 2 3 4 कर लेगा कर लेगा। अरे ये वाला 5 मीटर का है, वाला 10 किलो है, ये 10 किलोग्राम का है, 5 मीटर का है, तो कभी कर पाएगा, कभी कर लेगा। चलिए
बस अभी बात ये थी बेटा मूव करेगा या नहीं, मतलब सिस्टम में मोशन स्टार्ट होगा या नहीं, क्या होगा, हो जाएगा पक्का। किसमें एक्सीलरेशन नहीं है, उसका वेट काम करेगा ना, तो वेट किधर काम करेगा, वेट किधर की तरफ काम करता है, वेट किधर लगता है, नीचे, तो वो फोर्स लगाएगा, पुलिंग फोर्स लगाएगा। अब इस कंडीशन में हम लोग अभी सारी स्टडी कर रहे हैं स्मूथ सरफेसेस के लिए, किसके लिए, स्मूथ सरफेसेस के लिए। बेटा ऐसे चीज़ें याद रखना, अभी उसने मैंने ऐसे स्टेटमेंट में बोला था कि स्मूथ सरफेसेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर हाथी भी खड़ी हो या बैठी हो तो चींटी भी उसे खींच सकती है, प्रैक्टिकली नहीं, बस ऐसा फिजिक्स कहता है। मतलब क्या हो गया कि अगर एक बॉडी बहुत हैवी है, दूसरी बॉडी बहुत लाइटर है, बट जो हैवियर बॉडी है कहाँ पे रखी गई है, स्मूथ सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल, दोनों कंडीशन है, स्मूथ है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, तो लाइटर बॉडी चाहे जितनी भी कम हो हैवियर बॉडी को पुल कर लेगी अगर वो फोर्स लगा रही है उस पर, तो ठीक, मतलब एक हैंगिंग कंडीशन में, दूसरा हॉरिजॉन्टल पे। क्यों, देखो ये M1 जी तो डाउनवर्ड काम करेगा, यही M1 जी बेटा इसको पुल करने का काम करेगा, ठीक। यहाँ पे इसका वेट M2 जी डाउनवर्ड काम करेगा, बट ये सरफेस स्मूथ है, अगर ये स्मूथ नहीं होता तो ये फ्रिक्शन डेवलप करता, क्या करता, फ्रिक्शन, और अगर फ्रिक्शन डेवलप होता तो क्या है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन हमेशा फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, ऑलवेज फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन इन द बॉडी। कोई भी बॉडी है, फ्रिक्शन उसमें अगर लग रहा है फ्रिक्शनल सरफेस पे, तो हमेशा मोशन का अपोज करेगा, चाहे जिधर भी हो जाए, ठीक। किसी भी डायरेक्शन में बॉडी अगर मूव करेगा तो फ्रिक्शन ऑलवेज उसका क्या करेगा, अपोज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, M1 जी है, यहाँ ये क्या करेगा, पुल करने काम करेगा, बेटा यहाँ M2 जी है तो, बट ये देखिए सरफेस, स्मूथ सरफेस पे बॉडी रखी है, तो इसका कोई भी कंपोनेंट ना तो इसको सपोर्ट करेगा ना तो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि डाउनवर्ड बॉडी का वेट लग रहा है और सरफेस कैसा है, स्मूथ है। तो दैट मीन्स इसे रोकने के लिए और ना ही इसका सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इसकी वजह से कोई फोर्स डेवलप नहीं हो रहा है, तो हम थोड़ा भी लगाएंगे ना तो इससे क्या करेगा, वो पीछे लेगा। मतलब अगर थोड़ा सा, थोड़ा बहुत थोड़ा लगाएंगे तो भी क्या होगा, आपका जो बॉडी ऊपर रखी गई है प्लेन सरफेस पे वो मूव कर जाएगा, ठीक है। चाहे वो क्या हैंगिंग बॉडी चाहे जितनी भी स्मॉलर मास की हो, कभी क्या हैवी बॉडी या हैवियर हो, लाइटर कुछ भी हो, उसको मूव करा देंगे। अब बात ही आता है एक्सेलेरेशन का, बेटा हैवी बॉडी अगर आपका यहाँ पे है और ये बहुत लाइटर है तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू कम होगी। अगर मास कैसे हैं, ये हैंगिंग बॉडी का मास ज़्यादा है या बराबर है तो क्या होगा, एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा। एक्सेलेरेशन वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू मास ऑफ पुलिंग एंड क्या, कितने पुलिंग बॉडी इसे कह देंगे, और ये क्या हो जाएगा, हमारा जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी रखी गई वो होगी। तो उसके बेस पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी, यानी एक्सेलेरेशन की वैल्यू में आपका क्या होगा, वेरिएशन होगा, बट क्या नहीं चेंज होगा वहाँ पे, इनके मोशन ऑलवेज, मोशन कभी चेंज नहीं हो सकता है। लिख रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं, कितने लोग नहीं हुआ बेटा, मैं जल्दी करके दे जाओ, सबका हो गया, आपने नोट कर दिया, इस पे है ना, जो लोग इधर आए हैं उनका नाम उसमें नोट नहीं होगा बेटा, बट जो लोग हैं आपका भी नहीं है तो हम भले तो उनका फॉर्म मिस हो गया हो, दोबारा भर के दे जाएगा। सिग्नेचर कहाँ गया, चले देखिए, तो यहाँ पे मोशन क्या होगा आपका, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या होगा, देखो टेंशन टी इस बॉडी के लिए करेंगे, ये श्योर हो गया बॉडी में मोशन स्टार्ट हो रहा है, और ये भी श्योर है कि ये वाला नीचे आएगा, ये वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, राइटवर्ड जाएगा। तो इसका जो आपका होगा एक्सीलरेशन ये है, तो सेम एक्सीलरेशन से ये बॉडी क्या करेगी, आपकी मूव करेगी, यानी मूवमेंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो इसके लिए आप क्वेश्चन लगाएंगे, आप M1 की माइनस क्या टी कट पर पहले क्वेश्चन हो गया। इसके लिए करेंगे बेटा तो टी, यही टी इसको पुट कर रहा है, यहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है बेटा, तो टी कट किधर लगेंगे, क्या देखो टी टी प्लस माइनस में है तो क्या हो गया, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो गया, ये आएगा M1 टी की वैल्यू M1 प्लस M2 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी M1 टी अपॉन M1 प्लस
और टेंशन का साइन करना है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट बना लो, इसे क्वेश्चन सेकंड का बना लो। काम क्वेश्चन सेकंड से आप वैल्यू पुट कर दो। सेकंड क्वेश्चन में क्या रखिए आप, ए की वैल्यू पुट कर दो, तो टी की वैल्यू आएगा m2 × a और a की वैल्यू आएगा क्या, यस एफ का मतलब m1g अपॉन m1 प्लस m2। इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख देते हैं, m1 को पहले कर लेते थे, m1 m2 × g अपॉन कितना m1 प्लस जिससे तो वैल्यू आप क्या टेंशन हो गया। टेंशन कितना होगा, एक्सीलरेशन कितना होगा, यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। एक्सीलरेशन एंड टेंशन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आपको मिल जाएगी, हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलो सीधा बॉडी में दहल का या उसी पे करते जाइए, कोई अलग से एडिटिंग करने की बहुत जरूरत नहीं है। हो गया बेटा, सिग्नेचर वाला, सिग्नेचर वाला कहाँ है? साइन वाला पेज किसके पास है बेटा, सिग्नेचर वाला पेज कहाँ है? अभी कितने लोग अपडेट नहीं है बेटा इसमें, नोट किया? नीचे लिखिए। और किया है, आपका नाम ही नहीं है। ये जो ये आगे के बैच वाले लोग नाम है 60 लोग से ज़्यादा आने वाले नाम ऐसे लोग का हो गया है। जितने लोग का ईमेल आईडी पूछा गया था बहुत कम है। अरे आप लोग को लैपटॉप मिलेगा, क्या चीज़ उसका नोट कर जल्दी करें। पिछले के पिछले सेशन में 2 बच्चे यूपीएससी में आ रहे थे, जब चलता था राजन डिग्री कॉलेज में, तो एडी साहब से पूछे कि सर लैपटॉप मिलेगा कि नहीं। लैपटॉप जो एलिजिबल हो गए उसके लिए अपने उनको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कह रहे हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कह हम कैसे बता सकते हैं, लिस्टिंग वहाँ से होती है, क्या ऐसा प्रकार से नहीं है। तो लोग क्या टैबलेट और लैपटॉप लेने आते हैं। हम सबसे लास्ट में कैसे हो गया बेटा, नाम सबका हो गया बेटा। कुछ लोग 15 जनवरी और 15 अगस्त की क्या तैयारी में लगे हैं क्या? अच्छा ऐसा भी है, चलिए नोट कर लिया बेटा। ये ले करिए। चलिए क्वेश्चन कर लीजिए, फिर आगे बताया जाए। नोट कर जल्दी से। अरे यहाँ बोर्ड का इतना कॉपी करने टाइम लगा, बोर्ड एग्जाम में क्या किया था तुम लोगों ने? हाँ नकल नहीं, परसेंटेज तब भी बना हो। कितने पेज 12th में लिखना होता है याद है? कितने पेजेज आप लिखते हो 12th में? हाँ कितने पेज की कॉपी आती है बोर्ड की? 16 पन्ने रहते साहब, 32 पेज रहता है। और घंटे कितने होते हैं, कितने होते हैं बताओ, कितनी स्पीड से लिखने पड़ते हैं। और भी ये भी काफ़ी सी काफ़ी तक बच्चे ले लेते हैं। हाँ ग्रेजुएशन में नहीं सर होता, बड़ा चलो सीख गया। इतना बड़ा रहता है। क्वेश्चन लिखिएगा।
का ब्लॉक है और साइड ब्लॉक जो आपको दिया गया है 6 kg है। एक्सीलरेशन है, टेंशन, एक्सीलरेशन की वैल्यू और टेंशन की वैल्यू निकालनी है। फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन, इनकी वैल्यू एक्सीलरेशन और टेंशन की वैल्यू आपको निकालनी है। ये दे आपका एक सेकंड आप किसी छोटा तो नहीं बेटा, छोटा नहीं है, जिनका छोटा नीचे नाम नोट कर दो बेटा, जिनका छोटा हो नीचे नाम लिखिए, जिससे बढ़ रही तो बढ़ा लीजिए मिसप्रिंट हो जा रहा है तो आप क्लियर नहीं लिखे होंगे बेटा, थोड़ा साफ साफ लिखिए। दोनों बार मिसप्रिंट हो गए, एक अलग से लिख के जो है जाके बता दीजिएगा। अच्छा टाइप करते समय नहीं रीडेबल होगा। अब देखिए जैसे इन्होंने लिखा है किसी ने, अब क्या लिखा है, अंश चौधरी, किसका नाम है आपका? अब इतना काट पीट दिए हैं तो सामने जब टाइप करेंगे ना तो गड़बड़ ही हो जाएगा बेटा, और एक पॉइंट भी अगर गड़बड़ होता है तो मेल आता नहीं है, ठीक। इसलिए इसको सही से लिख दीजिए, नीचे सही से लिख दीजिए पूरा क्लियर विदाउट कटिंग। CHU ये लिखते हो कि AU लिखते हो जी? वो दूसरे लोग इधर बनाए थे तब छोटे थे। अगर बनाया तो सब मिसप्रिंट कर दिए, हाँ वो तब से वही था। इसलिए मिसप्रिंट है। फिर से पूरा काट के फिर से नीचे में लिख दीजिए, नहीं तो वो भी उल्टा कर देंगे। जल्दी करिएगा। चलिए देखिए कितने लोग आपके आसपास करते हैं, इनका आ गया। चलिए बाकी लोग मैच कर लीजिए, देखिए सही है गलत है। हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा बेटा कौन सी बॉडी नीचे आएगी कौन सी ऊपर जाएगी। कितने लोग कह रहे 10 kg वाली बॉडी डाउनवर्ड आएगी, हाथ उठाओ। 10 kg का जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड आएगा, हाथ उठाइए।
जो डाउनवर्ड बॉडी आ रही है वो 10 kg वाली आएगी। कितने लोग कह रहे हैं ऐसा? नहीं, 6 वाली आएगी, 6 वाली आएगी। तो ऐसा मत आप सोचिएगा कि जो बॉडी का मास जिसका ज़्यादा होगा वही डाउनवर्ड आता है, जिसका मास ज़्यादा होगा वही डाउनवर्ड नहीं आएगा। नेट डाउनवर्ड फोर्स जिस पे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा? डाउनवर्ड आएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे ले रहेगा, ये वर्टिकली है किया गया है, कैसे है ये? वर्टिकली है, ये वर्टिकली है तो इसका एमसी जो होगा, मान लो हमने M1 मान लिया था, M1 भी क्या होगा इसका? डाउनवर्ड पूरा पूरा रहेगा। यहाँ पे आपने M2 की अगर इसका लिया तो ये होगा M2 की साइड क्या है? M2 इधर का है, इसका इधर का कंपोनेंट, इधर का काश होता है, इधर का इंतजार काश से लेने में मतलब नहीं, इसलिए हम यहाँ लिख नहीं रहेगा। इधर वाला हो जाएगा M2 जी क्या? sin 30। अब कंपेरिजन होगा इनकी वैल्यू में कौन से ज़्यादा है, वो डिसाइड करेगा कौन सी बॉडी किधर डाउनवर्ड है, कौन सा अपवर्ड जाएगा। देखो यहाँ रखो तो 6 M का मान 6 है, C का मान 10 ले लेते हैं, 60 न्यूटन, ठीक। और यहाँ पे रखोगे तो M का मान तो 10 है, G का मान 10 है, लेकिन sin 30 कितना होता है? 1/2। sin 30 1/2 into 5 जा 5 10 50 न्यूटन आ गया। दैट मीन्स इधर की तरफ नेट फोर्स 50, इधर की तरफ नेट फोर्स कितना? 60। तो नेट जो फोर्स लगेगा इफेक्टिव वो डिसाइड करेगा ना बॉडी किधर मूव करेगी। तो बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो नेट लगने वाले फोर्स से डिसाइड होता है। ये नहीं जिसका मास क्या है, हैवी है, वही हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। मास को डिसाइड नहीं करता, नेट में लगने वाला अराउंड का क्या सरफेस जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड वो डिसाइड करेगा। इधर 60 और इधर कितना? 50। तो कौन वाला नीचे आएगा? अगर इसे ब्लॉक ए कह रहे हैं और इसे ब्लॉक बी कह रहे हैं, ए वाला डाउनवर्ड आएगा, बी वाला किधर जाएगा? अपवर्ड जाएगा। अभी क्वेश्चन बनाओ बेटा, इसके लिए क्वेश्चन बनाओगे M1G माइनस T इक्वल टू M1 इंटू ए। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। इसके लिए बनाओगे T माइनस M2G क्या? साइन थीटा इक्वल टू M2 इंटू टी गया। यहाँ से M1G माइनस M2G क्या? साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ से ए कॉमन कर लेते हैं, M1 प्लस M2 इंटू ए। आपको फार्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में इतना सॉल्व करने का टाइम नहीं रहता है, ठीक। डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स क्या? इंटू जी अपॉन 10। डाउनवर्ड क्या? मास इंटू अपवर्ड इंटू क्या? जी। अगर एंगल है तो जी साइन थीटा कर लीजिएगा, अपॉन टोटल मास करके निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा M1G माइनस M2G साइन थीटा अपॉन M1 प्लस M। हमने इसकी वैल्यू निकाली है, कितनी है? 60। इसकी वैल्यू कितना निकाला? 50 अपॉन कितना? 10 प्लस 6 या 6 प्लस 10, दैट इज 10 अपॉन 15। आप कह सकते हो 5/8 कितना आ गया? 5/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 5/8, कितने लोग आए थे? 5/8 वाले हाथ उठाओ, आया था 5/8 आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। दूसरा टेंशन निकालना था, अब एक्सेलरेशन निकल गया, किसी भी क्वेश्चन में उसका टेंशन मिल जाएगा। आप फर्स्ट में रख लेते हैं। देखो जो लोग नहीं लगा पाते हैं दो उनके बेसिक रीजन हैं। एक तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए क्लास के टाइम पे, ठीक है, जब समझाई जाए चीज़ें तो, क्योंकि आपको कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आप निकाल लेते तो कितना होगा? फर्स्ट में रख दीजिए, क्या आएगा? टी की वैल्यू आएगी M1T माइनस M1 इंटू
ए और डाटा सीधे यहाँ ठीक है यहाँ पे क्या M1 दोनों कॉमन है ना M1 कॉमन कर लेते हैं जी माइनस ये कर लेते हैं M1 है कितना 6 जी का मान क्या है A का मान 5/8 है तो सिंपलीफाई करोगे तो 3 करते हो जाएगा यहाँ पे 6 ब्रैकेट में देखो एलसीएम ले लीजिए 80 माइनस 5 का मान कितना 8 ये क्या 6 into 75/8 कटेगा तो बेटा 20/4 आ गया तो उसमें केवल वैल्यू जो है किसी सेकेंड वेरिएशन का आपको वैल्यू क्या होगा मिल जाएगा। तो थोड़ा फार्मूला जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं भी आ रहा है तो आप वहाँ पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है बन जाएगा। बट जब प्रैक्टिस करेंगे तो फार्मूला हमेशा रन रहता है। आपको कॉन्सेप्ट भी पहले बता दिया था कैसे कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है हो गया। अब बता रहे जो लोग नहीं लगा पाते हैं, ठीक प्रश्न के जब चीज़ें कॉन्सेप्ट समझाए तो बेटा कारण दो हैं, या तो आपने पहले पढ़ा नहीं ईमानदारी से, या तो पढ़ा नहीं या तो पढ़ाया नहीं गया, या तो मतलब क्या दोनों नहीं किया, ठीक उस कंडीशन में आप पढ़े नहीं पढ़ाए नहीं ये कहने से कोई काम नहीं चलेगा, ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, है ना। तो क्या आपकी पाठशाला का हुआ था स्टेटमेंट पढ़ो आगे बढ़ो, हाँ तो सब पढ़ो सब बढ़ो वही कहानी है। तो आप पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, नहीं तो फिर जहाँ से वहीं रह जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा दिमाग को यूज़ करिए और घर पे क्वेश्चन करिए, ठीक क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे आने लगेगा। और जब तक क्वेश्चन से दूर भागते रहेंगे तब तक फिर कॉन्सेप्ट अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के बेस पे ही क्लियर होते हैं, ठीक है। हो गया सिंगल हम लोगों ने कर लिया था, बॉडी का डबल बॉडी भी हम लोगों ने कर लिया था। अगर एक ही स्टिक से जोड़े हुए कनेक्टेड मोशन भी कर लिया था बेटा, ठीक है। कॉन्टैक्ट बॉडी भी कर लिया था, हो गया था ना। अभी हो गया चलिए। इस पे रिलेटेड कभी कभी एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि दो पुली सिस्टम पे, अगर दो पुली सिस्टम आपकी है, दो पुली कनेक्टेड है तब उस केस में कैसे करेंगे, एक उस पर भी देख लीजिए। बहुत ज़्यादा फिलहाल आपके यहाँ नहीं पूछा जाता है पर कभी बच जाता है, ठीक है। हो गया ये जरा देखना एक क्वेश्चन पीछे आया हुआ है, लेकिन शायद जिन्होंने या किसी ने पूछा भी था। अगर दो बॉडी हैं, दो पुलिस सिस्टम हैं, ठीक मैंने बताया था ना उसने, जिसमें एक साइड से फोर्स लगाया था, एक साइड से मास और फोर्स दोनों था, एक साइड से दोनों साइड से मास बता दिया था। वो इस वाले में बताया गया, इस वाले में नहीं बताया, लटकने वाले में नहीं बताया सर। डबल पुली ले लेते हैं, यहाँ से पुली लगा दिया, कुछ कंडीशन ऐसा है, ये सपोज M1 है, ये M2 है, ये वाला M3। कंडीशन आपको दिया है M1 + M2 will be greater than M3। यहाँ दो अलग अलग पुली है बेटा, दो अलग अलग पुली, दो अलग अलग स्ट्रिंग है। आपका ध्यान से समझेंगे तभी आएगा। देखो ये स्ट्रिंग M1 M2 इनमें क्या रिलेशन है, M1 greater than M2 है, इन दोनों रिलेशन M1 greater than M2, इन दोनों का मास नेट इसके मास से क्या है ज़्यादा है। अब बताओ कौन नीचे है कौन ऊपर जाएगा, इन दोनों से कौन नीचे आएगा, M1 इन दोनों कौन नीचे आएगा, M1 + M2 M1 + M2 वाला नीचे। सीधा सा एक
लाइन का कॉन्सेप्ट, जो जिसका नेट अगर वर्टिकल है तो नेट जिसका मास ज़्यादा उधर वाला नीचे, इधर कम उधर वाला ऊपर जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या बोल रहे हैं हम लोग, इन दोनों में मान लो ये नीचे आ रहा है M1G है, इसका वेट होगा बेटा M2G, इसका वेट जो होगा ये हो जाएगा M1G M2G एंड M3 G। यहाँ पे टेंशन T, टेंशन T, तो T1 मान लेंगे क्योंकि दो अलग अलग स्ट्रिंग हो रहे बेटा, और दोनों टेंशन की वैल्यू क्या होगी अलग अलग, तो अलग ही स्ट्रिंग है, तो ये वाला अलग हो गया, ये वाला अलग। अगर स्ट्रिंग चेंज हो रहे हैं, ठीक है, रूप चेंज हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से टेंशन भी डिफरेंट होगा, बट जहाँ तक सेम रहेगा वहाँ तक सेम रहता है। ठीक, अब यहाँ पे मान लो T2 है, अब इसमें फाइंड करना है कि इनका जो एक्सीलेशन होगा, इसका जो एक्सीलेशन है यहाँ पर, और इनका ज़्यादा इसमें जब क्वेश्चन पुटअप किया गया था टेंशन में T1 और T2 में रिलेशन देखा गया। ठीक, या अगर एक्सीलेशन डिटरमाइन करनी है तो एक्सीलेशन की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालना होता है। तो करेंगे कैसे, किसी को आइडिया है कैसे निकालेंगे किसका? एक्सीलेशन एंड टेंशन, एक्सीलेशन एंड टेंशन, चलिए देखते हैं। इन दोनों में अगर हम बात करते हैं तो ये वाला नीचे की तरफ आएगा, हमारा एक्सीलेशन इसका हम लोग ये ले लें, तो ये वाला ग्राफ उतने से कहाँ जाएगा, कहाँ बनाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये दोनों की बात कर रहे हैं, जितने से नीचे उतने से ये ठीक ऊपर, ये दोनों नीचे आएंगे और ये वाला कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। क्या आपकी बात दोनों का एक्सीलेशन सेम होगा इस बार, क्या एक्सीलेशन दोनों रूप में सेम होगा? हाँ हाँ, ये T1 वाले में सेम होगा, ये वाला ये तो सेम नहीं है बेटा, इनमें जो एक्सीलेशन मान लो हमने लगाया A डैश और ये भी तो A डैश से जाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों सेम रूप से जुड़े हुए हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, क्या A डैश और ये दोनों बराबर होंगे? नहीं, आपके पास बेटा दोनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि दोनों की कंडीशन क्या है, डिफरेंट है। ठीक, अब दोस्तों कैसे करते हैं, इनके लिए आप जब कंसीडर कर रहे हो, इनको छोड़ दो, इनके लिए कंसीडर जब हम कर रहे हैं, इसके लिए बनेगा M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A और T1 माइनस M2G इक्वल टू M2G। यहाँ से एक्सीलेशन हम फाइंड करेंगे इस वाले सिस्टम का। ठीक, जब इनका A डैश निकालना होगा ना, तब इसे दो नहीं मानेंगे, तब क्या मान लेंगे एज ए सिंगल बॉडी, और उस बॉडी का मास M1 प्लस M2 दोनों के सम के बराबर है। मतलब जब इसमें निकालोगे इंडिविजुअल, जैसे सिंगल पुली और हम लोगों ने पढ़ा था वैसे निकाल लीजिए। जब इसका और इसके बीच में रिलेशन करिएगा, तो ये चूँकि दोनों कहाँ टेंशन करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इन दोनों के द्वारा जो टेंशन डेवलप होगा ना, मास नहीं लीजिए, टेंशन जो डेवलप होगा ये T1 प्लस T1 T1 2 T1, इस पर नेट ये T2 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। वहाँ से इक्वेट करके हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे क्या रिलेशन बनेगा आपका। ठीक है, तो देखो इसके लिए करेंगे, नीचे वाले के लिए M1G, तो यार इससे टेढ़ा आपके यहाँ नहीं बनता नीट में। ठीक, नीट में ज़्यादा सिंगल पुली ज़्यादा बनाते हैं, अगर बनाते हैं और उसमें एक बॉडी को दो बॉडी में जाए, तीन बॉडी का जो ऑलरेडी आपको बताया गया है। डबल पुली वाला बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, बट थोड़े चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बनाओगे M1G माइनस T1 इक्वल टू M1 इंटू A। इसके लिए करोगे क्या, T1 माइनस M2G इक्वल टू ये, इससे आप A की वैल्यू निकाल लेना। यहाँ से तो ये कॉमन है M1 माइनस M2 इंटू G, यहाँ से ये कॉमन है M1 प्लस M2 इंटू A। A की वैल्यू हम डेफिनेशन में वैसे निकाल लें, ये इक्वल टू हो गया M1 माइनस M2 इंटू G बाई क्या M1 प्लस M2। ये हमारा रिलेशन इसके लिए बना रहेगा, नीचे वाले के लिए। ठीक, अब ये दोनों यहाँ टेंशन निकालोगे, तो टेंशन किसी क्वेश्चन से आप रख के निकाल सकते हो। ये टेंशन T1 T1 2 T1 T2 की वैल्यू जो होगी ऊपर वाले क्वेश्चन में T2 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 T1 के बराबर हो जाएगा। भाई जैसे हमारे पैर को पकड़े कोई लड़के एक इधर से एक इधर से, तो नेट हम हमारे ऊपर जो क्या बनेगा, उनका फोर्स डेवलप होगा, दोनों के सम के बराबर होगा ना, दोनों बराबर लटक रहे हो या अलग अलग लटक रहे हैं, यहाँ पे दोनों में टेंशन बराबर दोनों साइड से, तो
तो नेट टेंशन जो होगा ऊपर वाले में इन नीचे वाले दोनों के क्या टेंशन के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 2T1 इसमें रहेगा। ये यहाँ पे अब ये दोनों सिस्टम नीचे आएगा तो पुलिंग फोर्स का काम करेगा M1 + M2 × G -2T1 = कितना करिएगा M2 × इधर M1 + M2 × A के बराबर हो गया। और ये क्या T2 - M3 = M3 × क्या हो जाएगा 8 डैश, क्योंकि ये और A डैश यहाँ पे इन्वॉल्व लिया है। यहाँ से कट करके फिर हम लोग निकालेंगे T2 की वैल्यू और A डैश की वैल्यू क्या होगी, कर पाएंगे? हाँ चलिए क्या बोला गया मुझे? करके लाना है कि निकाल दें, आधा तो हमने कर दिया है। चलिए देखिए इसके लिए करोगे बेटा, यहाँ के लिए ये दोनों बॉडी नीचे कितने काम करेगा, ये ऊपर कितने काम करेगा, तो आएगा M1 + M2 इनको क्या M1 + M2 × G माइनस ये T2 है और T2 की वैल्यू अभी हम लोग रख लेंगे इक्वल टू M1 + M2 × क्या ये नहीं A डैश इसके लिए करोगे तो T2 - M3 × G इक्वल टू M3 × A डैश। ठीक है, ऐसे इसमें से कर लो M1 + M2 × G माइनस T2, वैसे T2 की वैल्यू T1 के बराबर है, T2 की वैल्यू किसके बराबर होगा, तो ये दोनों साइड दे रखे हैं इसके सम के बराबर होगा। तो T2 इक्वल टू M1 + M2 + M3 × और ये दोनों पहले जुड़ा था, ये भी जुड़ गया तो M1 + M2 + M3 × A डैश। A डैश की वैल्यू को यहाँ से फाइंड करेंगे। हाँ जी, कौन गायब हो गया, गायब हो गया है, लिख लीजिए M1 + M2 ये नीचे माइनस है बेटा, M3 × क्या G आ गया। चलो ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या करोगे M1 + M2 - M3 × G माइनस T2 अपान कितना M1 + M2 + M3। अब थोड़ा सा चीज़ें लंबी होंगी, लंबी क्या होंगी, क्योंकि यहाँ दो अननोन फैक्टर है T2 और A डैश, लेकिन ये डैश की वैल्यू T2 की वैल्यू 2T1 हमने पहले से देखो यहाँ इक्वेट कर चुके हैं। हाँ जी, इसमें अरे ये तो हमने काट दिया है ना, बच्चा हमें A डैश की वैल्यू निकालनी है, A डैश की वैल्यू ये मिल गई। अब हमें निकालना T2 की वैल्यू कितनी होगी, तो T2 की वैल्यू 2T1 के क्या है बराबर है, तो T2 की वैल्यू आपका हुई है T2 = कितना 2T1 करिए, या इस इक्वेशन में ठीक है किसी की वैल्यू में रख के करेंगे तो भी वैल्यू हमारा क्या है उसी के बराबर आएगा। तो यहाँ से रख के T1 हम क्योंकि पहले निकाल चुके हैं, T1 निकला था ना, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ T1 रखिए, T1 की वैल्यू रखिएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा T2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक रखेंगे, दूसरी वैल्यू हमें क्या होगी मिल जाएगी। ठीक, चलिए कर लीजिए जल्दी से। गलत आया था, नहीं क्वेश्चन उल्टा पुल्टा बना दिए होंगे, नोट कर लीजिए घर पे, फिर एक बार अपने से बार डालिए, फिर हम थर्ड जी यही गलत कर दिया। इसके लिए लिखा M1 G - T1 = M1 और ये T2 - M2 G, ये T1 - M2 × G करते माइनस, अरे ये तो भैया ऊपर जाएगा ना, और ये M2 G कहाँ काम करेगा नीचे, तो T2 - M2 G = M2 × देखो। हाँ अबे तो हमारा गलत हो गया, नोट कर लिए बाकी का। ठीक, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना था बेटा एक लिफ्ट की कंडीशन। लिफ्ट में, लिफ्ट रेस्ट में है, अपवर्ड जा रही डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है। कितने लोग लिफ्ट में बैठे हाथ का, अरे खड़े हो बैठे हो सोए हो यार। अब किस कंडीशन में आप गए, पेशेंट बन के गए कि पेशेंट को देखने गए कि मार्केटिंग करने गए, किस सिचुएशन में गए वो तो डिसाइड करता, बैठे थे कि सोए थे कि लेटे थे। हाँ, लोग लेट के भी जाते हैं, बैठ के भी जाते हैं, खड़े भी जाते हैं। भगवान करे आप खड़े ही जाइए हमेशा, कि लेट के जाना बड़ी अच्छी बात नहीं होती है, बट जाना पड़ता है लोगों को, है ना।
क्यों जी, लेट के ना जाना पड़े तो अच्छी बात है। ठीक, चलिए देखिए बेटा आ गए। बाहर जाइए। चलो देखो हो गया बेटा। हाँ, नेक्स्ट देखिएगा, लेफ्ट देखिए कितना होगा था। क्वेश्चन करा दीजिए। देखिए क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन करा दीजिए तो घर से कर लाइएगा। ठीक, क्योंकि अभी आधा घंटा लगा दो, जब टाइम हो उसी में करा जाएगा। देखिए क्या बेटा, लेफ्ट, हाँ साहब लेफ्ट। देखो लेफ्ट का काम होता है क्या, जो भी है बॉडी या ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ है उसके ऊपर या नीचे ले आना, ले जाना। ठीक, तो लेफ्ट में जो होता है हम लोग यहाँ पढ़ना है इफेक्टिव वेट। कोई भी पर्सन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका इफेक्टिव वेट क्या होगा, उसकी वजह से टेंशन कितना डेवलप होगा, वो चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक, तो उस केस में क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, इफेक्टिव वेट की वैल्यू क्या होगी किसी लिफ्ट में। देखो बेटा पहला जो वेट होता है, जैसे हम लोग जनरली जब लेफ्ट में होते हैं तो वेट लेते बेटा एम जी, क्या लेते हैं लोग, एम जी लेते हैं। ठीक है, तो वेट हमारा क्या होता है, एम जी होता है। अगर बॉडी एक्सीलेटेड नहीं है, ना तो एक्सीलेटेड है ना डे एक्सीलेटेड, मतलब ना स्पीड घटे ना तो बेटा बढ़े, ये तो उस केस में आपका जो वेट होगा वो हमेशा एम जी ही रहता है, भले से बॉडी मूवमेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड हो रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड से। थोड़ा सा लगता तो उल्टा है बट होता ऐसे ही है। देखो पहला केस बनते हैं, ये लिफ्ट की कंडीशन है बेटा, इफ लिफ्ट इज इन रेस्ट, लिफ्ट बेटा रेस्ट में हो, आर मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड जो क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, मोशन में हो या बेटा रेस्ट में हो, उस केस में क्या होगा, जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो है, वेलोसिटी की वैल्यू v इक्वल टू जीरो, ठीक, r v इक्वल टू क्या, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। कभी कभी हम डिफरेंट अलग अलग कंडीशन बना के करते हैं, एक बार रेस्ट में कर देते हैं, एक बार मोशन में। बट अगर मोशन में है लेकिन कंडीशन होनी चाहिए मोशन कांस्टेंट स्पीड से हो रही है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज ना हो, चेंज ना होने मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो है। अगर इसका मास यम है तो वेट हमारा बेटा एम जी काम करे, डब्ल्यू की वैल्यू जो होगी वो एम जी के बराबर होगा। और अगर ये एम टोटल मास ऑफ द सिस्टम ले रहे हैं पर्सन प्लस क्या लिफ्ट, तो केस में यही यहाँ पे टेंशन के बराबर होगा। तो इफेक्टिव वेट जो होगा इस केस में, इफेक्टिव वेट, ठीक, इफेक्टिव वेट मतलब प्रभावी भार कहते हैं बेटा, ठीक, इसकी वैल्यू डब्ल्यू के बराबर होगा और यही एम जी होगा। और यही हमारा क्या टेंशन के बराबर भी हो जाएगा, यही बराबर क्या हो जाएगा टेंशन, यही बराबर एम जी के बराबर। लेकिन ध्यान रखना यहाँ जब मास ऑफ लिफ्ट प्लस पर्सन दोनों है तब टेंशन के बराबर होगा। अगर लिफ्ट का मास अलग से दिया गया है और किसका पर्सन का मास बेटा अलग से दिया गया है, तब यहाँ पे यम प्लस यम इंटू क्या करेंगे जी करेंगे। अगर सेपरेटेड है तो लिफ्ट का मास प्लस पर्सन का मास इंटू जी जो है वो टेंशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जी डैश आप लेते हो इफेक्टिव एक्सीलरेशन, तो जी डैश की वैल्यू जी पे क्या रह जाएगा बराबर ही रहेगा, मतलब एक्सीलरेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक। ये पहला केस बनता है अगर लिफ्ट बेटा रुका हुआ है या कांस्टेंट स्पीड से ऊपर या नीचे कहीं भी आ जा रहा है तब तक आपका जैसे मान लो अभी रुके हुए आप 60 किलोग्राम के हैं, ठीक, तो वेट केजी मतलब किलोग्राम इंटू क्या जी हम लोग लेते हैं
तो उस केस में एम जी आपके कोई चेंजेस, जितना एम जी अभी है उतना ही एम जी तब भी रहेगा, तो एम जी की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन दूसरा केस, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, अगर लिफ्ट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, ठीक, विद एक्सेलरेशन ए, अगर ए एक्सेलरेशन से बॉडी हमारी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, कितने से, ए एक्सेलरेशन से ब्लॉक हमारा जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तब कंडीशन क्या बनेगा। देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं भैया मास ऑफ क्या है, मास ऑफ मैन प्लस मास ऑफ लिफ्ट, टोटल मास दैट इज मास ऑफ मैन प्लस लिफ्ट प्लस एम पर्सन, ये दोनों का सम है, ठीक। लिफ्ट का मास प्लस जो पर्सन उसमें बैठा है, खड़ा है, सोया है, जो भी है उसका मास, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, एक की वैल्यू अगर एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो देखो कंडीशन क्या बनेगी, देखो जी हमेशा कितना काम करता है बेटा, जी ऑलवेज डाउनवर्ड काम करेगा। आपकी बात देखेंगे जब मास चल रही है, उसका जो वेट होगा, हम लोग कहते हैं पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, अगर दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं तो उनका रिजल्टेंट वैल्यू दोनों के सम के बराबर होता है, बताया गया था ना। अगर अपोजिट है बेटा, एक आपकी गाड़ी इधर दूसरी गाड़ी उधर, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो दोनों की वेलोसिटी के सम के बराबर होगा। ऐसे एक्सेलरेशन, ठीक, आपका ये तो हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा, एक की वैल्यू अगर हमारा अपवर्ड है बेटा, कि दोनों का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो वेट होगा डब्ल्यू डैश की वैल्यू हो जाएगा एम जी प्लस क्या एम ए, जैसे जब कॉमन कर लो तो जी प्लस ए के बराबर हो जाएगा। यही क्या करेगा, टेंशन डेवलप करेगा, क्या करेगा ये, टेंशन डेवलप करेगा बेटा, ठीक। यहाँ पे टेंशन की वैल्यू नहीं क्या होगी, टी बराबर एम जी प्लस टी और एम जी प्लस एम है। अब यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ से जी डैश अगर निकालोगे इफेक्टिव एक्सेलरेशन तो जी प्लस क्या हो जाएगा, ए के बराबर, टेंशन या वेट इफेक्टिव जो होगा एम जी प्लस ए के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप कोई चीज़ ऊपर खींचते हो तो उस केस में आपको वेट ज़्यादा फील होता है। अभी की तो परंपरा ख़त्म हो गई, आप दादी के ज़माने में दादी लोग अगर घर में हैं तो पूछिएगा, पहले लोग कुओं से पानी पिया करते थे, ठीक। हो सकता है किसी के गाँव पे भी सूखा उखा पड़ा होने तो मोस्टली लोग पैक कर दिए जाते हैं, ठीक, मतलब उसके कहते हैं नामो निशान ही ख़त्म कर दिया, अगली जनरेशन जाने के लिए कुएँ होते क्या थे, हैं। तो उसके इसमें कुओं से लोग पानी पिया करते थे, तो पानी पीने के लिए ऊपर क्या खींचते थे, ठीक। तो जब ऊपर उतनी ही चीज़ को वेट को अगर ऊपर खींचना होता है तो अगर वो होंगी जिंदा तो पूछना तो ज़्यादा पर लगाना पड़ता कि उतना ही नीचे अगर ले जाना हो तब, ठीक। तो उस केस में याद रखेंगे, फिलहाल उस टाइम फिजिक्स नहीं लोग पढ़ा करते थे, बहुत रेयर लोग पढ़ते थे, तो कंडीशन होता था अगर आप ऊपर खींचेंगे ना तो जितने मास का कोई ऑब्जेक्ट है अगर जब अपवर्ड आप एक्सीलरेटेड कंडीशन में खींचेंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अरे आप भी कर सकते हो, घर पे खड़े हो जाओ, कुआं नहीं घर है, छत पे खड़े हो जाओ, बाल्टी पानी वालों खींचो यार, सेम एक्सपीरियंस, हाँ। तो कंडीशन क्या होगा, बट किनारे से मत करना, नहीं तो बाल्टी से नीचे आ गए तो कब पता लगा कि बहुत सारा आपने पढ़ कर ऐसा बताया कि हाथ पैर दोनों चला गया, ठीक। इसलिए थोड़ा सेफ्टी से करेंगे, क्या करते हैं तो ऊपर जब हम ले जाते हैं बेटा तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और जब उतना ही डाउनवर्ड ले जाएंगे तो क्या कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कारण आपका वही होता है कि ऊपर ले जाते हैं तो जी प्लस ए के बराबर आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो इफेक्टिव जो एक्सेलरेशन होगा वो जी डैश की वैल्यू जी प्लस ए के बराबर होगा। सर जी, हाँ जी, सर जी, अगर 10 किलो का मास है, हमने ज़मीन पे खड़े होकर अपने सर पे रखा तब, और 20 तल्ला ऊपर तब 10 किलो उठा कर अपने सर पे रखा, तो किस में ज़्यादा टेंशन मतलब ज़्यादा कंडीशन होता है बेटा। जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि जब हम अपवर्ड जाते हैं तो जी की वैल्यू घटती है, लेकिन जी की वैल्यू में जो डिक्रीजमेंट होता है ना वो 10, 20, 50, 100 मीटर जाने से बहुत इफेक्टिव नहीं होता है।
अगर चेंजेस कंसिडर होते हैं बट बहुत कंसिडरेबल नहीं होते। जैसे आप हैं, अब जितने भी किलो के हैं, कल बाल छिला लीजिए, फिर आइए तो 2-4 कुंटल घट जाएंगे क्या? मतलब नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो वहाँ पे वेरिएशन 10-20-50 फीट जाने से बहुत चेंजेस नहीं होती। बट अब 1000-2000 फीट आप ऊपर चले जाइए तो क्या थोड़ा बहुत चेंज आएंगे। ठीक, तो उस केस में हमें दोनों केस में क्या वर्कडन जो करना पड़ेगा वो डबल इक्वल होगा। बट साइंस कहता है कि आप ऊपर जा रहे हो तो जी की वैल्यू रिड्यूस होगी, रिड्यूस होने की वजह से आपको कम वर्क करना पड़ेगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा बहुत वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक, अब ये है कि आप रेडियस के एयर के रेडियस की आधे ऊंचाई पे चले जाइए तो मिजरेबल कंडीशन आएगा। ठीक, अब कितनी हाइट में गए उसमें डिपेंड करता है। ओके बेटा, नेक्स्ट स्टेप बनता है लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन ए। ये एक्सीलरेशन से आपकी बात कहाँ आ रहा है? नीचे। पहले वाले में एक्सीलरेशन से ऊपर, अभी ये एक्सीलरेशन से कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। जब नीचे आएंगे तो देखो क्या होगा। अब की बात ये भी नीचे की तरफ और जिन वाले हैं नीचे लगता ही लगता है। यहाँ पे क्या होगा? डब्ल्यू डैश की वैल्यू यहाँ ये डब्ल्यू ये आपको क्या टोटल से मान लेंगे तो टेंशन के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना, डब्ल्यू डैश इक्वल टू टी। ठीक, डब्ल्यू डैश की वैल्यू क्या होगी? टी के बराबर होगी। और यहाँ पे आएगा एम टी माइनस एम ए, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में एम कॉमन हो जाएगा। डब्ल्यू डैश की वैल्यू टी के बराबर, एम ब्रैकेट में टी माइनस टी के बराबर हो जाएगा। डब्ल्यू डैश की वैल्यू टी ब्रैकेट में क्या टी माइनस क्या हो जाएगा? ए के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं किसकी वैल्यू, कितना आपको टेंशन या क्या इफेक्टिव वेट होगा जब आप डाउनवर्ड आएंगे। ठीक, इसीलिए बोला जाता है अगर किसी भी सेम वेट के ऑब्जेक्ट को ऊपर पुलिंग कंडीशन में अगर वो रोप ब्रेक नहीं किया तो नीचे आते समय कभी भी ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर जाते समय इफेक्टिव वेट बेटा घटता है। अगर ऊपर जाते समय आपकी क्या जिससे भी जिसके हेल्प से आप ऊपर जा रहे हो वो नहीं टूटा तो नीचे आते समय वो टूटेगा नहीं। जैसे लिफ्ट में मान लो 10 लोग बैठे, ऊपर गए, फिर लौट के नीचे आ रहे, अगर ऊपर जाते समय उसमें क्या ब्रेक नहीं किया उसका रोप चेन तो नीचे आते समय कभी भी ब्रेक नहीं करेगा। इसीलिए हर लिफ्ट की कैपेसिटी लिखी होती है, इतने से ज़्यादा नहीं। अगर आप उससे ज़्यादा बैठ जाते तो क्या ओवरलोड जो करने लगता फिर वो ऊपर जाता नहीं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका वही 500 रुपये का अगर उसके जो लिमिट है उससे ज़्यादा लोग बैठ गए, क्योंकि ऐसे ही करते लोग नहीं हम भी चलेंगे तो कहता भैया या तो आप बाहर जाइए या तो किसी और को बाहर करिए। ठीक, उस केस में वो मूव नहीं करता है। ठीक है, कंडीशन नहीं होती बेटा ऊपर जाते समय। लेकिन नीचे आते समय कभी ओवरलोडिंग देखा क्या? नीचे आते समय ऐसा कभी सो गया कि नीचे नहीं जाएंगे? ऐसा नहीं देखा होगा। ऊपर जाते समय ऐसा होता है और नीचे से आते समय ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसको नीचे आना है तो वो पहुँचा देगा। ठीक, टूटी के पहुँचेगा तो पहुँचेगा तो हाँ, ऊपर जाते समय एनर्जी चाहिए ना, तो नहीं होगी तभी जाएगा। बना नोट कर लो बेटा। हाँ जी, नोट कर लिया? चलिए जल्दी करिए, जिनका नहीं हुआ है कर दिया हो गया। चलिए तो क्वेश्चन किया, क्वेश्चन देखिएगा। बियरिंग कैपेसिटी क्वेश्चन लिखिए, बियरिंग कैपेसिटी आप बियरिंग कैपेसिटी आप चेन ऑफ लिफ्ट इज जो चेन है जिससे बना हुआ बेटा लिफ्ट का, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ चेन ऑफ लिफ्ट इज 5000 न्यूटन, 5000 न्यूटन। मतलब 5000 न्यूटन अगर उस पर फोर्स लगाया जाएगा तो टूटेगा नहीं बेटा। लिखिएगा, इफ मास ऑफ लिफ्ट इज 200 kg, mass of lift is 200 kg and mass of each person
is mass of each person is 50 kg, 50 किलोग्राम का एक पर्सन है बेटा. Then how many person can be moved upward? How many person can be moved upward with acceleration 2 meter per second square, with acceleration कैन बी मूव upward with acceleration 2 meter per second square, 2 meter per second square safely, मतलब जिसे टूटे ना, safely 2 मीटर पर second square safely. हो गया. हाउ मेनी क्या क्या बेटा पर्सन कैन मूव अपवर्ड, ठीक है, विद एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेफली विद द हेल्प ऑफ लिफ्ट की हेल्प से कितने पर्सन क्या करेंगे, सेफली क्या करेंगे, मूव कर सकते हैं. ठीक, जल्दी करिए, कर लेंगे. हाँ सर. करिए सर. हम जानते हैं आपसे आप जितने प्रेम से बोलेंगे वही राहुल भैया और तुमसे पूछ ले रहा. एक सेकंड गुरुजी, तुरंत आप तुरंत सर जी पूछ रहे हैं. जल्दी करिए. इस साथ भी जा सकते हैं, पक्का है. एक सेकंड. ऐसे चेक करिए. 5 बेयरिंग कैपेसिटी 5000 था, ठीक, कितने 4 पर्सन, उनका 4 आपका 30, बड़ा वेरिएशन है यार. देखिए 4.33 आदमी, 4.33 आदमी. आधा काट के भेजोगे क्या है? नहीं, 4 आदमी खुल जाएंगे. एक का पैरा छोटा जाएगा. एक के छोटा चलिए ठीक है. 5 देखो क्या होता है बेटा, 5 आपको दिया गया है टेंशन, कौन वाला कंडीशन प्ले लेवल होगा, क्या वाला E = M, E प्लस आपकी बात M का मान है कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू स्मॉल m इनटू E अपना क्या E, यह नंबर ऑफ पर्सन, यह है मास ऑफ पर्सन और कैपिटल M मास ऑफ लिफ्ट. ठीक है, M और M की देखो इसकी वैल्यू लिफ्ट का 200 kg दिया है. ठीक, 200 का अलग किया है, अलग है यहाँ इनको पर्सन का मान 50, जी का मान 10, ए का मान 2, ये हो जाएगा 200 प्लस 50 इनटू n, इनको पूरे का क्या है 12, और ये सी का वैल्यू 5000 दिया गया है. मल्टीप्लाई कर दो, 12 हो जाएगा 2400 प्लस 60 इनटू n बराबर 5000. तो 60 n की वैल्यू हो गया 5000 माइनस 2400, बचा कितना 2600. 30 2600 इक्वल टू 60 इनटू n. n का मान निकालो बेटा, 2600 का पाँच कितना 61 के बता दो 24. अच्छा दो
पोजीशन में नहीं जा सकते हैं। तो सेफ्टी कितने चार। 4 पर्सन के लिए सेफ्टी कितने पर्सन 4 पर्सन हो जाएगा। तो काट के भेजिएगा, ठीक। चल एक मिनट। क्या स्टार्ट नया चैप्टर स्टार्ट करना है ना? हाँ हाँ उतार लीजिए जल्दी से। कितने बजे से क्लास स्टार्ट हो जाता है? आज लेट हुआ है, आज लेट तुम लोग आए, किस तरह स्टार्ट कीजिए? 20-25 मिनट लेट हो गया। क्योंकि आपको समस्या है सर, नहीं। मान लीजिए लेट हो गए, कभी समय से आगे। आज केमिस्ट्री का टाइम था ना सर, इसीलिए लेट हुआ है। आज केमिस्ट्री था इसलिए लेट हो गया। हाँ एक्सचेंज किए हैं सर, तो कोई काम नहीं। वैसे तो लोग पहले से हुआ था, तो कल से ही परसों से जाना है। केमिस्ट्री की क्लास करना लेट होती है। नहीं वो तो टाइम है, केमिस्ट्री टाइम था। लिखिए इन्हें, जल्दी लिखिए। आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है। फिर वही बात कि आपको सर से कहा करिए सर जल्दी छोड़िए। आप पानी पीने जाएंगे, बताइए कैसे काम चलेगा। एक लोग चलेगा, अभी तुम जाके पी के चले आना, ठीक है? मैं सबको नहीं कहूँगा। अभी वो लोग आ जाए तो जाकर पी के चले जाए। समझ में आ रहा है? हमको एक बुक दे दो। देखिए चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। ऑन कर दीजिए।